हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो आईसीएसई बोर्ड हैं और आपके जो यूपी बोर्ड हैं, इन सब बोर्ड्स के लिए तो आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो 20 फरवरी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, सीबीएसई बोर्ड का, उसका पेपर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ साइंस सब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से टाइप से सवाल पूछा गया है और किस टाइप से या कौन से टॉपिक से सवाल बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये आपके लिए वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित करेगा, मतलब एक तरह से आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो ये जो पेपर है ये अभी 20 फरवरी 2025 के एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका पेपर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये देखो, मैं ये जो पेपर है आपका, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, मतलब हिंदी वाले जो हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब इस वीडियो को देख सकते हैं, और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन जो है वो, मतलब जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो इंग्लिश वाला ही पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सेक्शन ए आपका जो है वो आप जानते ही हो कि 20 नंबर का एमसीक्यू आता है। तो इस वीडियो में आपको एक तरह से ये भी पता चल जाएगा कि जो बचे फुचे एमसीक्यूज हैं या जो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको पढ़ना है वो आपके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मतलब सभी क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पर सब के सब कंपल्सरी हैं। तो क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इफ पी एंड क्यू आर द गैसेस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब enclosing the electrode R and S, then select the options in which the matching is correct। तो बोल रहा है यहाँ पर आपको मैचिंग करना है और कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो करेक्ट होंगे। जो पी और क्यू गैस जो टेस्ट ट्यूब में बन रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ बताया हुआ है कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर का, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, और देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो जो मैंने प्रीवियस टॉपिक्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने फिजिक्स में बताया था, केमिस्ट्री में बताया था, बायो में बताया था, तो उस तरह से देखो वहाँ से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं हवा हवाई बातें नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष है, एकदम प्रमाण है सब आपके सामने। चलिए, तो इसमें जो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या है? वो फर्स्ट एंड थर्ड है, जो कि सी ऑप्शन है। मतलब क्या, जो पी है आपका वो ऑक्सीजन गैस है और जो क्यू है आपका वो क्या है? वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जाहिर सी बात है, पी के करस्पॉन्डिंग जो आपका बैटरी से इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वो आपका एनोड है, और जो क्यू वाला जो हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब है उससे जो आपका इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वो क्या है? आपका कैथोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस आप चीज़ें अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? इफ़ यू हैव 3 एक्वस सॉल्यूशंस ए बी सी एज गिवन बिलो। बोला यहाँ पर आपको 3 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। बोला है इसको इसके पीएच के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। मतलब क्या, छोटे से बड़ा। तो आप जानते हो जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्या होता है? वो न्यूट्रल है, तो जाहिर सी बात है उसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। अमोनियम क्लोराइड आपका एसिडिक होता है तो 7 से कम ही होगा, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक होता है, तो मतलब 7 से ज़्यादा होगा उसका पीएच। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो आपका बी है। पहले बी, फिर सी, फिर ए। ठीक है, तो देख पा रहे हो किस तरह से फ्रेमिंग किया जा रहा है क्वेश्चंस को। तो एसएससी बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देख लें किस तरह से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एन मौके पर भी या इस टाइम पर भी आप देख के चीज़ों को तैयार कर सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया सा नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट फ्रॉम द रिबन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन जो एयर में हम लोग बर्न करते हैं, मतलब रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल सही है। ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, बिल्कुल सही है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। और एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट और लाइट दोनों इवॉल्व करता है। तो ये देखो, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सही नहीं है। मतलब क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वही जो ऐसा रिएक्शन जिसको होने में, मतलब कुछ अगर वो हो रहा है तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर वो परफॉर्म करेगा अपना रिएक्शन। तो जो थर्ड का सी ऑप्शन है वो क्या है? वो आपका सही नहीं है, मतलब कि सही है, नॉट ट्रू बोलना ना, इसलिए।
मैंने देखो बगल में कुछ लिखे भी हैं पेन पेन से, तो वही जो आपका ए बी डी ऑप्शन है ना, वही मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ये तो हिंदी वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज। अब यहाँ देखो दो चीज़ें, एक हाइड्रोकार्बन से सवाल और होमोलॉगस सीरीज से सवाल। तो बोल रहा है यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स दिए हैं वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो उस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो देखो C4H10, C6H14 और C10H22 ये सब आपके सिंगल होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, जो कि कौन सा है, एल्केन का है, जिसका जनरल फॉर्मूला मैं लिखा हूँ CnH2n+2। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ का जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो सही है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज। अब बोल रहा है कि आयरन नेल्स को हम 1 घंटे के लिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबा के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा कलर देखने को मिल रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, तो क्या मिल रही है, पेल ग्रीन मिल रही है, ठीक है। तो फिफ्थ का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। अब सिक्स का क्या बोल रहा है, जूस ऑफ अ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड। अब जाहिर सी बात है, टैमरिंड का जो जूस होता है उसमें क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है। और टार्टेरिक एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिक्स का जो डी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। आप जानते हो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड रेड आंट में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है। तो जितने भी ये आपके नेचुरल सोर्सेज हैं, इसमें किस किस तरह से कौन कौन से एसिड होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से या इस टॉपिक से भी अच्छे से आपका MCQs का फ्रेमिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोल रहा है, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा। अब जानते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन ए फॉर्मूला या कंटेन्ड इन दैट कंपाउंड, ठीक है। तो अब जान रहे हो ब्लीचिंग पाउडर में देखो CaOCl2, इसमें तो कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। बेकिंग सोडा NaCO3, इसमें भी कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaCO3.12H2O, ये देखो 1/2 सेमी हाइड्रेट, मतलब 1/2 H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और वॉशिंग सोडा आप जानते हो Na2CO3.10H2O। तो इसमें भी देखो H2O मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इन दोनों ही कंपाउंड में क्या है, वॉशिंग सोडा, सॉरी, इन दोनों ही कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये आपका जो सेवंथ का बी ऑप्शन है क्या है, वो क्या है, वो करेक्ट है। तो अब देखो बेकिंग सोडा को हम लोग बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो नेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, तो आपको ध्यान से चीज़ों को समझ के करना पड़ेगा। अब देखो एक जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ गया है, अ टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड कैपिटल D कैपिटल E कैपिटल R is crossed with a short pea plant with wrinkled seed TTRR. The F1 generation will be. तो F1 जनरेशन में क्या होगा, सारे ही आपके टॉल राउंड सीड होंगे, जाहिर सी बात है। F2 जनरेशन में चाहो आपको चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन पहले जनरेशन में आपको सारे ही आपका क्या, टॉल और राउंड देखने को मिलेंगे, इसलिए 100% आपका क्या है, सही है, एर्थ का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन इज। अब बोल रहा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे होते हैं पूरे बॉडी में, वो तो बोल रहा है कि पर्टिकुलरली ह्यूमन ब्रेन में कहाँ पर होता है, किस जगह पे होता है। तो देखो पैराथायरॉयड एंड पिट्यूटरी, पाइनियल एंड थाइमस, हाइपोथैलेमस एंड थाइमस, और हाइपोथैलेमस एंड पाइनियल। तो जो 9th का जो डी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो आप देख पा रहे हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहा है। अब जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे गले, नेक के पास थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। फिर हमारा किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। फिर आप जानते हो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो टेस्टिस है, वहाँ पर आपका जो टेस्टिस भी आपका एक वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं, और उस तरह से भी वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 9th का डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आप कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो। तो जितने भी आपके ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, ये आपका दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया है, मैंने टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पोस्ट किए हैं
आपके प्रीवियस जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो पोस्ट किया है उसको आप अगर देखे होंगे तो आप जाहिर सी बात है अच्छा पेपर करके आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको ध्यान से आप देखिएगा। तो देखो, जो लिशमेनिया है वो आपका बाइनरी फ्यूजन के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो स्पायरोगायरा है वो आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। जो प्लानेरिया है वो आपका रीजनरेशन के थ्रू करता है, और जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फिजन के थ्रू करता है। तो जो 10th का सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन ब्रेन इज। अब बोल रहा है कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जहां पर मेन आपका ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, वो कहाँ होता है, वो नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी अच्छे से पढ़ के जाना। वैसे तो इस पेपर में डायग्राम उतना खास पूछा नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, आगे आप देखिएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूछेगा नहीं। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सॉरी यूपी बोर्ड में पूछ भी सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड आर। अब बोल रहा है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस जो है सेक्रेट करता है। तो आप जान रहे हो कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, जैसे हमारा पेट हो गया जिसमें हम लोग खाना आपका जो खाते हैं वो पचता है। तो 12th का जो बी ऑप्शन है वो क्या, वो करेक्ट दिखा रहा है। HCl एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, यानी जाहिर सी बात है। यहाँ पर एक और सवाल बन सकता है, बोर्ड वाले एग्जाम वाले बना देंगे कि बताओ HCl एसिड इतना ज़्यादा खतरनाक कोरोसिव होता है तो हमारे पेट में वो सेक्रेट होता है, तो हमारे पेट को हार्म क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि जो म्यूकस है, ठीक है, एक ये सेक्रेट करता है। जो हमारे स्टमक के वाल्स हैं वो एक ये लिक्विड सेक्रेट करते हैं, या फ्लूइड जो भी बोलो, म्यूकस, वो एक तरह से इनर लेनिंग्स बना देता है, मतलब एक तरह से एक परत बना देता है हमारे जो स्टमक है उसके ऊपर, जिससे कि जो HCl एसिड है हमारे पेट को बिल्कुल भी ज़रा सा भी ज़र्रा भर भी परेशान नहीं करता है, ना हार्म करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा, मैंने बता दिया है। तो 12th का जो बी ऑप्शन है क्या है, वो करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो मतलब समझ लो एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, तो वो कहाँ से पास होगा, जाहिर सी बात है वो फोकस से पास होगा। तो 13 का क्या है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका रिवर्स भी पूछ सकता है आपसे, या ये भी पूछ सकता है कि अगर कोई रे है, अगर पोल्स पे आपका लाई कर रहा है तो बताओ वो किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में डाइवर्ट होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। अब ये देखो, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी टाइप क्वेश्चन है, हर जगह आ जाता है। इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो बोल रहा है कि जो हमारे आंख में लाइट एंटर होती है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कि मतलब कितने कम लाइट आना है, ज़्यादा लाइट आना है, इसको करने का काम कौन करता है, तो वो क्या करता है, वो आयरिस करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब देखो, ये 10% वाला आपका जो नियम था फूड वेब वाले में, फूड चेन वाले में, उससे सवाल है कि ग्रास है, ग्रास ओपर है, फ्रॉग है, स्नेक, ईगल है। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 50 किलो जूल, द अवेलेबल एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल वाज। तो प्रोड्यूसर लेवल पे क्या था, 500 किलो जूल था। ठीक है, अब जानते ही हो कि प्रोड्यूसर लेवल पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन इज। अब ये आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है उससे सवाल पूछा है कि जो ओजोन है, ठीक है, उसके लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है। तो क्या ये डेडली पॉइजनस गैस है, बिल्कुल सही। क्या ये हमारे अर्थ को यूवी रेडिएशन जो आता है हमारे सन से उससे बचाता है, बिल्कुल सही। क्या ये रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, अगर यूज़ होता तो फिर बैंड हो जाती है हम लोग की। इट इज़ फाउंड बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद अ फ्री ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल सही। O2 + O गिव O3, जान रहे हो। तो 16 का जो सी ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है। अब जो क्वेश्चन हैं 17 से 20 तक वो आपके असर्शन और रीजन वाले हैं, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। 17 का असर्शन क्या बोल रहा है, कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल।
रीजन क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, दोनों ही आपके सही हैं, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन जो दिखा रहा है वो करेक्ट है, मतलब क्या, दोनों ही असर्शन रीजन सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। देखो मैंने ऑप्शन आगे लिखा भी है, कौन सा ऑप्शन क्या है। लिखा है जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही बात करें जाइलम के बारे में। ठीक, अब रीजन क्या दिया, जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ प्लांट। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, और भी बहुत जगह है पे जाइलम टिश्यू फाउंड हो सकते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी का सिर्फ रूट्स में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है करेक्ट है, मतलब क्या, असर्शन सही है लेकिन रीजन दिया वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। देखो ये अर्थिंग की बात कर रहा है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हो उसमें की। रीजन क्या बोल रहा है, अर्थ वायर इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ सो द यूजर मे नॉट गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। तो देखो दोनों ही आपके जो असर्शन रीजन दिए हुए हैं पूरा पूरा सही है, और एक्सप्लेनेशन भी जो असर्शन का है वो बिल्कुल सही है जो रीज़न दिया गया है। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, अर्थिंग क्या करता है, अर्थिंग जो जो लीकेज करंट होता है उसको बाईपास करता है अर्थ में, कि हम लोग को वो शॉक ना लगे, क्योंकि कभी कभार लीकेज करंट से भी बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अर्थिंग किया जाता है। अभी तो अर्थिंग ये जो मेथड है ये अब बंद हो गया है, क्योंकि बहुत ऐसे तरीके आ गए हैं जो अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसमें अर्थिंग होता है। ठीक है, तो आपको उस पर इतना ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। लिखा है फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है, लेकिन फूड वेब डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। गलत, कहाँ डिक्रीज करता है, वो तो और अच्छा करेगा। तो सी ऑप्शन वही करेक्ट है कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न जो है वो फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक तो थे आपके 20 MCQs, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसको देखें, इस कुछ कॉन्सेप्ट को समझें और आगे बढ़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन जो थे आपके MCQ थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब इसके बाद से जो आएगा वो आपके जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अब हर एक क्वेश्चन क्या है, 2-2 नंबर के हैं। तो आप देखो 2 सोल्यूशन 2 बीकर दे दिया है, टेस्ट ट्यूब दे दिया है, और यहाँ पर अलग अलग सोल्यूशन है, एक लाइट ग्रीन सोल्यूशन एक कलरलेस सोल्यूशन। तो आपसे बोल रहा है कि जो पी और क्यू को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो देखो किस टाइप से सवाल यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब टाइप के सवाल आपको पता होने चाहिए, और इस तरह से आपको पढ़ाई भी करनी है जितने भी एक्सपेरिमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। हम लोग का ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, आप जानते हो स्कल की वजह से प्रोटेक्ट होता है। अब बोल रहा है बी अ डॉक्टर फाइंड्स इन वन ऑफ हिज पेशेंट दैट ही इज नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर posture एंड बैलेंस ऑफ हिज बॉडी, स्टेट द रीजन ऑफ ब्रेन एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब बोला है कि एक डॉक्टर देख रहा है कि एक पेशेंट है जो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब अपने आप को वो स्ट्रेट नहीं रख पा रहा है। ठीक है, बहुत सारा दिक्कत हो रही है उसको बैलेंसिंग बनाने में। तो बताओ ये जो रीजन है कौन सा, ब्रेन का कौन सा रीजन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप जानते हो सेरिबेलम जो होता है, सॉरी ये मेडुला होता है, सेरिबेलम और मेडुला जो हमारे बैक साइड के ब्रेन होते हैं वो ही कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वही एक तरह से कंट्रोल सेंटर काम करते हैं हम लोग के बॉडी पॉस्चर और स्ट्रेट या चलने वलने फिरने में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीज़न दे सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है आपका, ब्रेन से किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट। अब यहाँ पर देखो एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया कि प्रोटीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो वो किस तरह से करता है, एक्सप्लेन करके दिखाओ। आप देख पा रहे हो इसमें ऑप्शन भी दिया है, मतलब दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप। फिर भी बोल रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस यूज्ड बाय सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, देख रहे हो अब यह जेनेटिक्स से सवाल पूछ दिया गया, एक्सप्लेन करने को कह रहा है क्या मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो इस टाइप से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप देख तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए
अब आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक से। तो बिल्कुल इस पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जो भी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से सवाल है। बोल रहा है कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट है, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। तो अब देखो बोल रहा है कि अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बताओ कौन सा मीडियम है, डेंसर है कि रेयरर है। तो जाहिर सी बात है, जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, लेकिन जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से बेंड हो जाता है। तो इस तरह से आपको मीडियम 1 मीडियम 2 आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर रीज़न भी देना है कि क्यों बेंडिंग होता है, क्यों वो नॉर्मल से दूर जाता है, ठीक है। ये सब भी आपको ध्यान रखनी है। और क्यों रिफ्रैक्शन होता क्यों है, वाई रिफ्रैक्शन अकर्स, ये सब भी पता होना चाहिए। अब स्पीड ऑफ लाइट जो दो मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट का भी वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो आप जानते ही हो कि आपका स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 310 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, गिव रीज़न। अब यहाँ रीज़न देखो, मैंने जब वो वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है या टिंडल इफेक्ट वाला चैप्टर है, उसमें से जो आपके प्रैक्टिकल रीजंस हैं उससे सवाल ज़्यादा पूछेगा। तो देखो आपके सामने क्वेश्चंस हैं कि द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, क्यों ऐसा हो रहा है। और डेंजर सिग्नल लाइट का क्यों हम लोग इस्तेमाल करें रेड कलर का, क्योंकि जानते हो जो रेड कलर होता है वो कम डेविएट होता है, ठीक है। और जो वाइट कलर होता है वो ज़्यादा डेविएट होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से। तो जब डेविएट कम होगा तो दूर से लोगों को दिखाई जा सकता है। इस पे सवाल ये भी पूछ सकता है कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है, क्यों। तो ये भी आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। तो देख पा रहे हो दो दो आंसर, दो दो नंबर के क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। और करके बोला है कि रेनबो या तो बताओ क्या होता है, वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर द रेनफॉल, वाई, क्यों हम जब बारिश होती है तो देखते हो रेनफॉल, आपको रेनबो देखने को मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, वी डू नॉट क्लीन नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स वेयर एज एन एक्वेरियम और स्विमिंग पूल नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली, वाई। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन देखा भी है और मैंने शायद बताया भी होगा आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, लिखा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन। अब देखो मैंने बताया था आपको, या तो रिएक्शन दे देगा उसके ऊपर पूछ लेगा, या फिर आपको वर्ड इक्वेशन टाइप का दे देगा, ऐसे उससे पूछ लेगा, नहीं तो फिर इस तरह से पूछेगा। तो बोल रहा है कि अगर स्टीम को पास करेंगे रेड हॉट आयरन से तो क्या आपका बनेगा, अगर नेचुरल गैस बर्न हो रहा है एयर में तो क्या आपको देखने को मिलेगा, और अगर ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ बॉडी में तो क्या एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किस तरह से रिएक्शन होगा, सब आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ये 3 नंबर के सवाल हैं, देख पा रहे हो सारे 3 नंबर के अब आएंगे। अब बोला 28 का ए, देखो क्या बोला है, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड आर बेस्ड अपॉन। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है हर एक केस में जो बेकिंग सोडा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटासिड, एज ए कंस्टिट्यूट इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, और इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इन सब में आपको केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। 28 का बी क्या बोल रहा है, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल बेस एंड कार्बोनेट। मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियोस में कि अगर मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस निकालेगा, बेस से रिएक्ट करेगा तो आपका वाटर बनाएगा, देखा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देख पा रहे हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आप मार्क करिए, वो टॉपिक मार्क करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है, नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट, ऑल्सो नेम दैट चैम्बर ऑफ हार्ट विच रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड स्टेट हाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस चैम्बर इज सेंट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो 3 नंबर के क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है कि कौन सा ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और कौन सा ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका किस ब्लड वेसल्स के थ्रू लंग्स में जाता है और वहाँ पर कैसे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कैसे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है,
ये भी आपको बताना है। तो जान ही रहे हो आप कि जो आपका पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है हमारे लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। और जो आपका अरोटा होता है या फिर पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो आप सॉरी ये जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इनका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में लेके आने का काम होता है, ठीक है। और अरोटा का जानते हो काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में आपको ये सप्लाई करने का काम होता है। और पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको लंग्स में भेजा जाए ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व किस तरह होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, इनका काम क्या होता है, आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कौन सा ऐसा आर्टरी है, कौन सा ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। किस जगह पे कौन सा वॉल्व होता है ये भी पता होना चाहिए। कौन सा ऐसा सेप्टम है जिसको जो हार्ट को दो मतलब हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। ये देखो, ये आपका जेनेटिक्स से सवाल आ गया है कि किस तरह से क्रॉस यहाँ दिखाया जा रहा है। तो क्या F1 जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ठीक है। तो आपको जो क्रॉस जितने भी हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपके सामने है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 31 वाला देखिए, इसमें आपका ये रे डायग्राम टाइप से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए फोकल लेंथ, किस तरह का फोकल लेंथ इस्तेमाल किया गया है और रीज़न दीजिए, ठीक है। रे डायग्राम बनाइए जिससे कि आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो दिख रहा है इससे क्या रे डायग्राम बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको रे डायग्राम से क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है आपको। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि पर्सन एक यूज़ कर रहा है लेंस जिसका जो पावर दिया है वो 2 डायोप्टर दिया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या करेक्शन होगा विजन का, क्या ये मायोपिया है, क्या ये हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट है, इसके डिफेक्ट के कॉज बताइए, फोकल लेंथ बताइए, ठीक है। तो देखो इसमें ये यहाँ पर डायग्राम नहीं पूछा है, इसमें एक यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया है कि पर्सन यूजेस लेंस ऑफ 2 पावर इन दिस स्पेक्टिकल्स, बताओ कि क्या करेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर में ये हो सकता है डायग्राम से पूछ दे, या हो सकता है कि आपका ये नॉर्मल स्टेटमेंट दे के पूछ दे, ठीक है। तो आपको हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब आपको कैटरैक्ट अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे भी सवाल आया है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, इसको एक्सप्लेन करो। फिर बोल रहा है कि ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं इनका काम क्या होता है, फंक्शन बताओ, इनके नाम बताओ। तो आप जानते हो ये एमीटर है, ये आपका रियोस्टेट है। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, और ये सर्किट के आपका सीरीज में लगता है, और इसके जो अपोजिट है वो वोल्टमीटर होता है, और वो सर्किट के लोड के पैरेलल में लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका काम होता है कि सर्किट को अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए जितने भी सिंबल्स हैं। अब आता है देखो क्वेश्चन नंबर, अब ये जितने भी हैं 34 से 36 तक, ये सब 5-5 नंबर के हैं। बोला नेम एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। अब बोल रहा है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ जिसमें कि उनके स्ट्रक्चर में 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर को डिराइव करो, ठीक है। और ये भी स्टेट बताओ कि जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट होता है कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ये भी आपको बताना है। और अगर इन 2 कंपाउंड को अगर रिएक्ट करेंगे एसिड के प्रेजेंस में तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन भी लिखिए, ठीक है। तो देखो ये ऑर्गेनिक कार्बोनेटेड कंपाउंड से सवाल है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप अच्छे से पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है व्हाट आर सोप, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप, क्लिनजिंग एक्शन बताओ, क्यों सोप को ज़्यादा, वाई सोप नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ इन रीजन वेयर वाटर इज़ हार्ड। जब पानी हार्ड होता है तो उस समय सोप को हम लोग क्यों नहीं सही मानते हैं फॉर क्लीनिंग के लिए, कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए। तो देखो सोप वाला मैंने बताया था, सोप और डिटर्जेंट से सवाल आएगा ही आएगा।
तो आप देख पा रहे हो यहाँ सामने आपके सवाल आ चुका है। तो अगर सीबीएसई में सोप पूछा है तो हो सकता है कि आपसे डिटर्जेंट के बारे में पूछ ले, या हो सकता है सोप ही पूछ ले। तो दोनों ही आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरा पूरा जितना ये सवाल जो भी यहाँ क्वेश्चन लिखा है इसको तो अच्छे से तैयार करना है, और जो बच गया है उसको भी तैयार करना है। ठीक है, चलिए, तो ये 5-5 नंबर के हैं, तो अच्छा खासा आपको लिखना है बढ़िया से एकदम। अब 35 देखिए क्या बोल रहा है, प्यूबर्टी क्या होता है। ठीक है, प्यूबर्टी के समय में बॉयज़ में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अब आगे देखिए, वाई आर टेस्टिस इन ह्यूमन मेल लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, क्यों ऐसा होता है, क्यों टेस्टिस इस तरह से लोकेट होता है। ठीक है, फिर बोला लिस्ट इन 3 टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमंस, कौन से 3 टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग ह्यूमन यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट मेंट फॉर मेल्स, कौन से इसमें मेल्स आपके मेंट नहीं करते हैं। अब ये देखो और करके भी एक क्वेश्चन दिया है, नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर आपको फंक्शन बताना है कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स क्या फंक्शन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहाँ पे, एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये सब आपको बताना है किस किस जगह पे होता है। ठीक है, अब जानते हो प्रोडक्शन ऑफ एग जो होता है वो आपका ओवरी में होता है। फर्टिलाइजेशन जो आपका फैलोपियन ट्यूब में आप मोस्टली देखने को मिलता है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जो होता है ये आपका जो ये यूटेरस होता है वहाँ होता है। ठीक है, और एंट्री ऑफ द स्पर्म ये तो आप जान पा रहे हो यूट्रस में ही एक तरह से हो जाता है, तो कभी कभार फैलोपियन ट्यूब में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बी वाला क्या बोल रहा है, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन यूट्रस, पहला सब्सिक्वेंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट एंड इफ एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए बिना कुछ छोड़े। अब ये देखिए, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड से सवाल। वाटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है सर्कुलर रूप में, अगर कोई आपका करंट कैरिंग सर्कुलर रूप है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कौन सा ऐसा रूल है जिससे कि हम लोग वो बता पाएंगे, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, करंट मार्क करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मार्क करना है, और आपको 2 ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट कैरिंग कॉयल। ठीक है, मतलब जो करंट कैरिंग कॉयल में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है वो कौन से 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब जानती हो मोटा मोटा कि करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं, कि जितना टर्न्स हो जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू आप घटाते बढ़ाते हो तो आपको वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम और ज़्यादा होता देखना मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है हर एक टॉपिक को। अब बी वाला क्या बोल रहा है, वाई कांट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्यों ऐसा होता है, क्यों क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि जानते हो अगर क्रॉस होगा तो उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है कि मैं एक देखो डायग्राम यहाँ बनाने के लिए बोल रहा है, डायग्राम के क्वेश्चन आए हैं मैग्नेटिक फील्ड से आए हैं, मतलब कि मैग्नेटिज्म चैप्टर से आए हैं। बोला है कि जो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका बनता है उसको आपको बना के दिखाना है। स्टेट द कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। अब जो आपका डायग्राम बना है उससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, तो जो सोलेनॉइड होता है वो एक तरह से बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, यही आपका कंक्लूजन है। और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो सोलेनॉइड में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 5-5 नंबर के हैं, तो उसी हिसाब से आपको आंसर भी देना है और क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा है आपका। तो ये अच्छी बात है सीबीएसई बोर्ड में कि आपको मतलब 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया है, नहीं तो आप पैराग्राफ लिखने लग जाओ तो थोड़ा होता है कि पैराग्राफ पढ़ने में अजीब भी लगता है। ठीक है, अब सेक्शन सी जो है ये आपका क्या है, ये आपका पैराग्राफ केस बेस्ड स्टडी, मतलब जो केस बेस्ड होता है उस टाइप के, कि मतलब कैसा यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक का देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मेटल्स प्योर लाइक कॉपर आयरन गोल्ड वेरी सॉफ्ट सच एज सुटेबल फॉर सर्टेन यूज। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि क्या एलॉय होते हैं, कौन कौन से एलॉय क्या काम होता है, उनके मेजर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसे चेंज होता है, कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। एलॉय होता क्या है, कैसे ब्रास प्रिपेयर होता है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, वो कैसे बनता है, कोई एक प्रॉपर्टी बताइए, क्या ये आयरन से सॉफ्ट होता है कि नहीं होता है, ये सब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे।
और अब जो 38 क्वेश्चन है वो आपका एक मूवमेंट बता रहा है, प्लांट पार्ट इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इन ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म, फ्लोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म जो आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड सवाल है कि मूवमेंट कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कौन सा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो एक्स बोल रहा है कि जो मूवमेंट एक्स वाला हो रहा है वो उसका क्या होगा, नेम करो। वाई जो मूवमेंट है उसका क्या होगा। ठीक है, तो वाई जो आपका आपका फ्लोट्रॉपिज्म हो जाएगा, एक्स जो है जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए इनका मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी बोल रहा है कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो फॉलिंग ऑफ लीव या रैपिड सेल डिवीजन में काम करते हैं। ठीक है, कौन सा रोल, मेजर रोल प्ले करते हैं, तो ये सभी पता होना चाहिए। ऑक्सिन है, गिबरेलिन्स है, फिर आपका एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, साइटोकाइनिन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या होता है ये। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस, थर्ड का ए और बी, ये दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप। ठीक है, तो यही सब हार्मोन से रिलेटेड ही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका एक सर्किट डायग्राम। क्या बोला, स्टडी द सर्किट शोन एज इन विच टू रजिस्टर्स एक्स एंड वाई ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm and 6 ohm respectively are joined in series with a battery 2 volt. बोला ड्रॉ सर्किट डायग्राम showing the above two resistors x and y joined in parallel with the same battery and the same emitter and voltmeter. तो यहाँ पर आपको इसी को पैरेलल में बनाना है अच्छे से, विद साथ में एमीटर और वोल्टमीटर भी लगाना चाहिए। मैंने अभी बताया कि जो आप देख पा रहे हो कि लोड के पैरेलल ही वोल्टमीटर लगा है और सर्किट के पैरेलल आपका या बैटरी के पैरेलल लगा है एमीटर। ऐसा क्यों होता है, ये भी पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो एमीटर है उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, तो वो आराम से नॉर्मल करंट या थोड़ा सा अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए सर्किट में तो उसको बियर कर सकता है। लेकिन वोल्ट मीटर में लो रेजिस्टेंस होता है, तो अगर उसमें आप ज़्यादा करंट फ्लो करा दोगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए हम लोग पैरेलल में उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यही रीज़न है। अब यहाँ पर बोल रहा है इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई एंड करंट थ्रू एक्स एंड वाई भी सेम। बोल रहा है कौन से अरेंजमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्स और वाई के बीच में वो सेम होगा और किसमें करंट जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब बोला जो बैटरी से जो करंट ड्रॉन हो रहा है वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो आप ओम्स लॉ पढ़े ही हो, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू ई बाई आर, उससे फॉर्मूलास लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस भी पूछा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दो एक्स एंड वाई का। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r2, तो वो करके आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूछा है। तो ये आपका 4 नंबर के थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अब अंत होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये सारे आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको गो थ्रू करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट करिए, मार्क करिए और अच्छे से उसको पढ़िए, उसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ बताने का। अब आपका काम है इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, हर एक चीज़ को पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो पेपर है इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप टाइप करिए जाके टेलीग्राम पर कि रावत क्लासेस ऑफिशियल, ये टाइप करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे आपको PDF वीडियो के लिंक सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चंस डाले भी हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी अगर पेपर्स मुझे मिलेंगे तो मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। आपके खूबसूरत कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए, माँ बाप का सेवा करिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।